नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमआरआई कार्डियोवैस्कुलर का। नेक्स्ट टॉपिक है आज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसी को कहते हैं अपन हार्ट अटैक। तो इसकी डेफिनेशन जाने क्या होगा। डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज the life-threatening condition in which formation of infarction into the myocardium due to the blockage of coronary artery by the thrombus। क्या मतलब है? It is defined as the life-threatening condition in which formation of thrombus into the myocardium, infarction into the myocardium ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय थ्रोम्बस। कहने का मतलब जो अपनी मायोकार्डियम सेल है उसमें इंफ्राक्ट क्रिएट हो जाना, बन जाना, और उस कंडीशन क्या कहते हैं, और कब बन जाना, जब कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो, या ड्यू टू, यहां पर लिख सकते हैं कंप्लीट ब्लॉकेज, ड्यू टू द कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय थ्रोम्बस। थ्रोम्बस बनने के कारण, थ्रोम्बस के कारण, यानी कोरोनरी आर्टरी में कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाना। किससे ब्लॉकेज होना? थ्रोम्बस से ब्लॉक हो जाना, जिसके कारण आगे की जो क्या कहते हैं सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाना, उसे क्या कहते हैं अपन मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहेंगे। मान लीजिए ये हार्ट है, और अगर हार्ट के एक टुकड़े को निकाला जाए यहाँ, या यहाँ से एक टुकड़े को निकाला जाए, तो यहाँ पर पर्टिकुलर दो कंडीशंस होती हैं। एक होता है अपना नेक्रोसिस, दूसरा होता है इंफार्क्शन। नेक्रोसिस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कुछ या दो चार सेल का डेड हो जाना। मान लीजिए ये बड़ी सी सेल है या टिश्यू है, टिश्यू के अंदर मान लीजिए 2-4-6 सेल अगर डेथ हो रही है, 2-4 सेल की डेथ हो रही है, तो इसे हम नेक्रोसिस कहेंगे। लेकिन यदि अगर पूरे सेल को कंप्लीटली ये पूरी टिश्यू एक लार्ज अमाउंट में अगर सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसे कहेंगे नेक्रोसिस कहेंगे। क्या कहेंगे? नेक्रोसिस। सॉरी, क्या कहेंगे इसको? इंफार्क्शन कहेंगे। क्या मतलब है? अगर नेक्रोसिस किसी 2-4 सेल का या बड़े से टिश्यू में अगर 2-4 सेल का डैमेज हो जाना, वो कहलाता है नेक्रोसिस। अगर किसी पर्टिकुलर पूरे टिश्यू को, मतलब अगर लार्ज एरिया में अगर कवर कर जाए नेक्रोसिस, तो वो कंडीशन कहलाती है इंफार्क्शन। ये तो होता है। अगर बात की जाए कि जो एमआई होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, मोस्टली इसके लिए कुछ कोरोनरी ब्रांच है, जैसे ये हार्ट है, और हार्ट के लिए कोरोनरी, यहां से समझाने के लिए मान लीजिए इधर कोरोनरी आर्टरी बना दो, और ये मेन कोरोनरी आर्टरी है, मेन कोरोनरी आर्टरी है, और फर्दर चलकर ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट वाली राइट को सप्लाई करती है, लेफ्ट वाली लेफ्ट को सप्लाई करती है। और लेफ्ट की अगर एक ही बात करें तो दोनों समझ सकते हैं। अगर जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, इसकी आगे फिर से सब ब्रांच है, और एक जाती है, या दूसरे एक का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है वो हार्ट के किनारे साइड को, यानी लेटरल साइड को आगे क्या कहते हैं सप्लाई करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फिर से आगे, अगर ये कोरोनरी आर्टरी आगे कईयों ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं, और एक इसी में से निकलती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की बात की जाए तो जो ये हार्ट होता है, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल
ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल की आगे वाली दीवार पर कौन सी सप्लाई करती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये अपने लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे वाले हिस्सों को या आगे वाली दीवार को ये सप्लाई करती है। नेक्स्ट इसी में दूसरी ब्रांच निकलती है जिसे कहते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये तो अपनी क्या हो गई? सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है ये किनारे को सप्लाई करती है। जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के आगे वाले हिस्से को, आगे वाले वाल को करती है। जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये क्या करती है? पीछे वाले को करती है। और दूसरी बात करते हैं जो राइट में भी है, इसमें भी मार्जिनल आर्टरी, आगे चलते गए मार्जिनल आर्टरी जो कि इस किनारे को या कह सकते हैं जो अपना राइट साइड का है, राइट साइड के जो किनारे हैं या किनारा है जो किनारे साइड करती है मार्जिनल आर्टरी। और इसमें भी अलग अलग यानी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ये जो होती है ये अपने एंटीरियर साइड को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी होती है लेफ्ट राइट है, ये राइट एंटीरियर यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये क्या करती है? ये पीछे वाले, अभी क्या है राइट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि राइट साइड के आगे वाले हिस्से को, आगे वाले दीवार को करती है सप्लाई। अगर पीछे वाले की बात करें तो जो अपना राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये राइट साइड के पोस्टीरियर वाले वाल को ये सप्लाई करती है। तो ये सारी हो गई। और जो अपना मायोकार्डियल इंफेक्शन है ये दो बातों पर, इसकी प्रोग्नोसिस जो है द प्रोग्नोसिस जो है ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि इस आर्टरी में कितना ज्यादा कहां पर थ्रोम्बस बना हुआ है और कितना ज्यादा, मतलब कह सकते हैं द प्रोग्नोसिस इज डिपेंड अपॉन लोकेशन ऑफ थ्रोम्बस। पहला क्या है? जो प्रोग्नोसिस किस पर डिपेंड करती है? लोकेशन ऑफ थ्रोम्बस, कहां पर जो थ्रोम्बस है कहां पर बना हुआ है, एंड अमाउंट ऑफ थ्रोम्बस मतलब कितना है। अगर मान लीजिए यहां पर थ्रोम्बस बना हुआ है या अथेरोस्क्लेरोसिस मान लीजिए हुआ है और ये धीरे धीरे पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो क्या आगे ब्लड जाएगा? जब आगे नहीं जाएगा तो पर्टिकुलर सेल और टिश्यू तक जो परफ्यूजन मिलना चाहिए अगर वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा? फर्दर जो आगे टिश्यूज हैं, जो मायोकार्डियम सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो क्या हो जाएंगी? डैमेज होने लगेंगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, ये मेन में है तो लगभग अपने हार्ट के जितने भी सेल्स हैं लगभग वो सारी डैमेज हो जाएंगी। मान लीजिए यही थ्रोम्बस यहाँ पर बना हो तो ये क्या करेंगी? मान लीजिए यहाँ पर हो तो ये एक पर्टिकुलर किसी एरिया को ले जाएंगे। मान लीजिए और छोटी वाली ब्रांच में हो तो वो और छोटी एरिया को ब्लड सप्लाई करती है, और अगर यहाँ पर होगा तो बहुत छोटे एरिया को अफेक्ट करेगी। तो ये क्या करता है? लोकेशन ऑफ थ्रोम्बस, मतलब किस लोकेशन पर है और कितना ज्यादा है अमाउंट। अगर इसकी बात की जाए अमाउंट की तो कितना ज्यादा है, यहाँ पर हमने देखा है यहाँ पर पूरा यानी फुल है, पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है। तो यहाँ पर जो अमाउंट है थ्रोम्बस का बहुत ज्यादा है और आगे ब्लड बिल्कुल नहीं जा पाएगा। अगर आगे ब्लड बिल्कुल नहीं जा पाएगा तो जो अपनी मायोकार्डियम सेल है, मायोकार्डियम लेयर है, वो क्या होगी? डैमेज होगी, यानी कंप्लीट डैमेज होगी अगर मेन वाली में होगा। ये क्या है? मेन है, आगे राइट और लेफ्ट में डिवाइड है। अगर फिर भी अगर मान लीजिए ये है किसमें है, मान लीजिए ये जो ब्रांच है इसका नाम है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये कहां को सप्लाई करती है? लेफ्ट वेंट्रिकल को करती है। अगर इसमें ज्यादा हो गया या इसमें होगा तो ये किसको अफेक्ट करेगी? लेफ्ट वेंट्रिकल को अफेक्ट करेगी। हमें पता है कि अपने हार्ट में सबसे ज्यादा, सबसे कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम या कह सकते हैं सबसे मेहनत का काम कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। क्यों? क्योंकि इसको कार्डियक आउटपुट पूरे बॉडी को देता है। कार्डियक आउटपुट यहाँ से निकलता है और वो पूरी बॉडी में जाता है, तो सबसे ज्यादा ब्लड यहाँ से निकाला जाता है। इसलिए या कह सकते हैं सबसे फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन ये करता है, क्योंकि आगे पूरी बॉडी को परफ्यूजन पहुंचाना है। तो नॉर्मली देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, सबसे ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज होता है, ये होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्योंकि सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? ये वाली आर्टरी, इसमें ज्यादा आ रहा है। अगर इसमें ज्यादा आएगा
और इसका ज्यादा ब्लॉकेज होगा तो ये फर्दर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है सबसे मेहनती, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो ये हो गई अपनी बात लोकेशन की। मैंने देखा लोकेशन कहाँ पर है, अगर मेन में होगा तो ज्यादा सीवियर होगा, फर्दर आगे होगा तो उसके कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, मतलब कह सकते हैं उसकी जो मायोकार्डियम सेल है उसके नेक्रोस या उसके इस्चेमिक होने की, उसमें इन्फार्क्ट होने की संभावना कम रहेगी। और अमाउंट अगर थोड़ा रहेगा तो कम वहां पर सेल और कम टिश्यू डैमेज होंगे, अगर ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, फर्दर आगे इन्फार्क्ट ज्यादा बनेगा। ये सारी चीजें हो गई। तो देखा गया है यहाँ पर जो थ्रोम्बस बनता है वो कॉमनली किसमें बनता है, द फॉर्मेशन, द blockage is more common किसमें है, more common in left anterior descending artery। क्या है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, यहां पर लिख सकते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये किसको सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को। हमें पता है सबसे ज्यादा मेहनती कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो फर्दर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। द ब्लॉकेज इज मोर कॉमन इन या फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इज मोर कॉमन किसमें है, इसी में। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी प्रोग्नोसिस जो है किसमें ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांच में, सबसे ज्यादा कौन सी ब्रांच में ये अपलोड होने की ज्यादा संभावना है या ब्लॉकेज या थ्रोम्बस बनने की ज्यादा संभावना है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं किसके कॉज की, कि कौन कौन से कॉज हैं जो कि अफेक्ट करते हैं या मायोकार्डियम करने में योगदान है उनका, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। यहाँ पर हम पहले फैक्टर की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉज, यहाँ पर अगर इसको मिटा दें, ये तो हो गई अपनी डेफिनेशन और हमने देखा कौन कौन सी ब्रांच में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉज किसके। कॉज में अगर बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन क्या कॉज क्या है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी। थ्रोम्बस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी, ये 90% से चांस है, 90% मोस्टली कॉमन एमआई का क्या देखने को मिलता है कि मायोकार्ड जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर क्या बना हुआ है, थ्रोम्बस बना हुआ है नॉर्मली। अब इसको और देखते हैं आगे फर्दर कोरोनरी के बारे में। जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है उसमें मान लीजिए अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, क्या हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस, मान लीजिए अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया कोरोनरी, और अथीरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी में अगर अथीरोस्क्लेरोसिस हो गया तो आगे जो ब्लड का फ्लो, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, अगर इस कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ फैट हो गया या फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, जो आगे मान लीजिए ये मायोकार्डियम सेल है, मायोकार्डियम टिश्यू है, तो आगे ये पहुंचने वाला जो परफ्यूजन है, जो हार्ट के लिए परफ्यूजन है, ये कब पहुंचेगा, जब कम पहुंचेगा तो आगे नेक्रोसिस इंफार्क्शन बनने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो पहला क्या हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं इंजरी टू द मायोकार्डियम। अगर इंजरी टू द मायोकार्डियम का मतलब है अगर इन्वेजिव प्रोसीजर किया जा रहा हो या ड्यूरिंग इन्वेजिव प्रोसीजर, अगर जो अपना क्या कहते हैं इंजरी कैसे होगा, अगर इसके अंदर कोई कैथेटर इंसर्ट करके इसके ब्लॉकेज को देखा जा रहा हो और उस ब्लॉकेज देखने के टाइम पर अगर मान लीजिए किसी प्रकार की इंजरी कोरोनरी आर्टरी में हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, इंजरी टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर अगर इंजरी हो जाती है
अगर वहां पर ये क्या कहते हैं थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बनता है तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर इंजरी टू द मायोकार्डियम, या कैसे सॉरी इंजरी टू द कोरोनरी, इंजरी टू द कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में अगर इंजरी हो जाती है उसके कारण वहां पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है तो फर्दर आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट हो जाएगी। अगर इंटरप्ट हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर फर्दर फिर से कॉम्प्लिकेशन चालू हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो फिर भी इससे क्या होगा, क्या आगे इंटरप्ट होगी, अगर इंटरप्ट होगी तो क्या होगा, फर्दर आगे कॉम्प्लिकेशन इंफेक्शन के आएंगे। ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोक्सिया, या कह सकते हैं हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया अगर ब्लड में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो क्या होगा, अगर किसी कारण ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो पर्टिकुलर टिश्यू या सेल तक के लिए ऑक्सीजन नहीं आएगा, यानी हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो हाइपोक्सिया अगर किसी सेल के लिए या मायोकार्डियम की सेल की बात करें तो हाइपोक्सिया यहाँ पर हो जाएगा, क्या करेगा यहाँ पर एटीपी का निर्माण कम होगा, या कह सकते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड क्या करेगा, उसको पेन कॉज करेगा दूसरा, और इन्फार्क्ट बनने के चांस यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। दूसरी बात करें सीवियर अनीमिया। सीवियर अनीमिया में क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अनीमिक है, या कह सकते हैं आरटीए, किसी पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ। जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, मान लीजिए नॉर्मली 5 लीटर ब्लड होता है नॉर्मल पर्सन के अंदर, और आरटीए के दौरान मान लीजिए 4 लीटर या 3 लीटर उसमें से ब्लीडिंग हो गई, तो 4 लीटर 3 लीटर उसमें से क्या हो गया, निकल गया, तो 1 लीटर ब्लड बचेगा। क्या 1 लीटर पॉसिबल है कि वो हार्ट की मायोकार्डियम को दे सके, पूरी बॉडी को सप्लाई कर सके? तो उसमें क्या हो सकता है, ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांस बढ़ने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर स्ट्रेस में क्या होगा, स्ट्रेस की अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। सिंपैथेटिक अगर नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो हार्ट है, हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है यानी हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है। जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो अगर थोड़ी सी भी इसमें कहीं पर ब्लॉकेज है हल्का सा भी, तो उसके आगे ब्लड यानी कह सकते हैं मायोकार्डियम ज्यादा काम कर रही है। अगर ज्यादा काम कर रही है तो उसको ज्यादा ब्लड की जरूरत है, और स्ट्रेस में अगर पूरी सप्लाई परफ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इसके कारण भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के होने के चांस ज्यादा है। नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गया अपना स्ट्रेस। इसमें एंजाइटी, ये सारी चीज इसमें आती हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होगा, आर्टरी का हार्ड हो जाना। अगर आर्टरी का हार्ड हो जाएगा, अगर किसी कारणवश हार्ट की जो मेटाबॉलिक डिमांड है, जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट की सप्लाई होना है, अगर वो किसी कारण ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ गई तो उस समय क्या होगा, ये जो आर्टरी है, आर्टरी अच्छे से परफ्यूजन नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वैसोडायलेशन नहीं होगा, तो आगे क्या हो जाएगा, इंफेक्शन होने की संभावना ज्यादा। एंजाइटी, ये सारे क्या हो गए, ये सारे नॉर्मली बात करूं तो ये सारे कॉज हो गए इसके। और यहां पर रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर हो सकता है अपना फैमिली हिस्ट्री, या कह सकते हैं यहाँ पर एज। मोस्टली जो एमआई है, एमआई का पेशेंट मोस्टली ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलता है। ओल्ड एज में जो क्या कहते हैं एमआई का पेशेंट है ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आर्टरी है, आर्टरी में क्या बन जाता है, यहाँ पर अथीरोमा बन जाता है, यहाँ पर हार्डनिंग ऑफ वेसल्स भी हो जाती है, जिसके कारण अच्छे से आगे परफ्यूजन नहीं हो पाता है, इसलिए ओल्ड एज में ये मोस्टली ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात करें सेक्स या जेंडर की बात करें तो इसमें आता है मेल इज मोर प्रोन देन
फीमेल। क्या होता है, फीमेल में होने की संभावना कम रहती है और मेल में होने की संभावना ज्यादा रहती है। वो देखते हैं कैसे। नॉर्मली जो फीमेल होती हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं कुछ, जैसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है इसमें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करते हैं, ये आगे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ये जो अपना कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने काम करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कराते हैं, यानी इट हेल्प्स इन द लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड या बॉडी की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कराने का काम करते हैं। और ये कम करा करके कहाँ ले जाते हैं, ये ले जाते हैं अपने लीवर में। लीवर क्या करते हैं, लीवर में जब कोलेस्ट्रॉल जाता है तो यहाँ पर बनता है बाइल, वहां पर क्या बनता है, बाइल। यहाँ पर कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को इनडायरेक्टली ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कम कराते हैं। और ये क्या करता है, सारा कोलेस्ट्रॉल किसमें जाता है, लीवर में। कोलेस्ट्रॉल लीवर में जाता है और कोलेस्ट्रॉल जब लीवर में जाता है वहां से क्या बनता है, बाइल बनता है। और उसमें क्या होता है, सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ये बाइल रन करता हुआ कहां जाता है, अपने गॉल ब्लैडर में। ये रन करते हुए गॉल ब्लैडर में जाएगा और यहाँ पर जैसे कि पता है जितना एक दिन में अपना क्या कहते हैं बाइल निकलता है 50 से 70 ml ब्लड बाइल स्टोर रहता है किसमें, गॉल ब्लैडर में 50 से 70 ml बाइल स्टोर रहता है। अगर उस बाइल की बात करें तो उसमें अमाउंट ज्यादा रहेगा कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट अगर उस गॉल ब्लैडर में ज्यादा रहेगा गॉल ब्लैडर में, तो कह सकते हैं वहां पर गॉल ब्लैडर के अंदर डिपोजिशन होगा, यानी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होगा और वहां पर चांस है बनने के पॉलीलिथियासिस से मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। यानी कह सकते हैं कि फीमेल्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल गॉल ब्लैडर में हो जाता है और कह सकते हैं वहां पर पॉलीलिथियासिस या गॉल स्टोन होने की संभावना ज्यादा है और हार्ट अटैक आने की संभावना फीमेल्स में बहुत ज्यादा कम है अगर मेल से कंपेयर किया जाए। ये दो फैक्टर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यू टू हाई फैटी डाइट, हाई फैटी डाइट या कोई पेशेंट हाई फैटी डाइट खा रहा है तो उसमें क्या होगा, उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना और कह सकते हैं दूसरा जो अपना कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो अथेरोस्क्लेरोसिस बनता है मोस्टली ये फैट का बनता है और बहुत सारी चीजों का बनता है लेकिन मोस्टली उसमें से देखा गया है कि फैट का ज्यादा बनता है। नेक्स्ट सीडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करते हैं कैसे होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, खाता है पीता है और एक बेड पर पड़ा रहता है, तो होता क्या है वो बैलेंस डाइट तो ले रहा है, क्या है बैलेंस डाइट ले रहा है और उस डाइट के अंदर सारी चीजें उपलब्ध है। उसमें क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। उसमें कहने का मतलब उस बैलेंस डाइट के अंदर सारी चीजें हैं। तो लेकिन जो व्यक्ति खाता है और बेड पर पड़ा रहता है उसमें क्या होगा, उसमें तो उसकी एनर्जी के लिए जितनी उसको एनर्जी की आवश्यकता है वो तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही उसे मिल रही है, बाकी जो फैट और प्रोटीन है ये तो बॉडी में वैसे ही पड़े हैं और तो ये क्या काम करेंगे, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मली कितना होता है 150 से 200, अगर ये 200 को एक्सीड कर गया तो क्या होगा, इसका जो लेवल है 150 से 200 है, अगर ये 200 को एक्सीड कर गया तो क्या होगा, ये कॉम्प्लिकेशन आएंगे या कह सकते हैं ये फर्दर आर्टरी या किसी वेन्स के अंदर डिपॉजिट होगा। अब जब आर्टरी कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होगा तो फर्दर आगे जो ब्लड सप्लाई है ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी और वहां पर पहले नेक्रोसिस होगा और वो नेक्रोसिस ज्यादा बढ़ेगा तो इन्फेक्शन को वो जन्म देगा, ये कह सकते हैं।
फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर फिजिकल कोई व्यक्ति फिजिकल इनएक्टिव है, वो कोई काम नहीं करता है, तो फर्दर ये कुछ दिन बाद उसमें भी वही सारी संभावनाएं वही होंगी कि उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल जमता रहेगा और धीरे धीरे वो इन्फार्क्शन यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का कारण बनेगी। ये सारे अपने रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, the MI is presented by two type। जो MI है उसको दो प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला ST सेगमेंट एलिवेटेड, ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। इसमें क्या होता है, जो अपनी ECG होती है, ECG के अंदर ये पोर्शन है ST सेगमेंट है, ST सेगमेंट का ये ज्यादा एलिवेटेड मिलता है। इसका कारण क्या है, जो ST सेगमेंट एलिवेटेड MI है, इसमें होता है मान लीजिए कोई एथिरोमा है या रप्चर ड्यू टू इट अकर्स ड्यू टू रप्चर of ethyroma into the coronary artery। क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर एथिरोमा कोई रप्चर होगा तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये आगे क्या होगा, अगर ये फर्दर अगर टूट करके आगे किसी में फंस गया तो क्या होगा, फर्दर आगे जो है आगे के लिए क्या कहते हैं ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, ये जो ST सेगमेंट एलिवेटेड है, इसमें ST सेगमेंट का एलिवेटेड मिलेगा। और इसकी ये लिख सकते हैं इट इज मोर सीवियर कंडीशन। ये सबसे ज्यादा, ये कह सकते हैं अभी एक और है, तो ये सबसे ज्यादा सीवियर है और सबसे ज्यादा। और अगर बात करें इन दिस कंडीशन द बोथ या कह सकते हैं ट्रिपल लेयर आर इन्वॉल्व, जैसे इसमें कह सकते हैं पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इसमें तीनों लेयर इन्वॉल्व होती है इस में कंडीशन में। अगर इसको ट्रीट करना तो क्या करेंगे, द मेडिकेशन विच यूजुअली यूज्ड, कौन सी मेडिसिन यूज होती है, इसमें होती है थ्रोम्बोलाइटिक में कौन कौन सी आती है, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस। ये मेडिसिन यूज की जाती है ST सेगमेंट एलिवेटेड MI में। और दूसरा होता है, ये तो अपना पहला हो गया ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, दूसरा होता है नॉन ST सेगमेंटेड एलिवेटेड MI, नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। इसमें क्या होगा, जो यहाँ पर ECG है, इसमें क्या होगा, ये यानी जो ST है, ST सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेस हो रहा है, नॉन मतलब नेगेटिव। यहाँ पर ST सेगमेंट का डिप्रेशन मिल रहा है, इसका क्या कारण है, ड्यू टू एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द कोरोनरी आर्टरी में अगर प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो गया, उसमें क्या होता है, ST सेगमेंट जो है वो इन्वर्जन देखने को मिलती है, यानी उल्टा देखने को मिलता है। और इट इज लेस सीवियर देन द ST सेगमेंट एलिवेटेड MI, यानी जो ST सेगमेंट एलिवेटेड MI था उससे ये कम खतरनाक है
और इसमें देखा जाए तो मोस्टली मायोकार्डियम की लेयर अफेक्ट होती है, उसमें 3 हो रही थी लेकिन इसमें एक ही हो रही है, ये होता है। नेक्स्ट बात करें, अगर और रिस्क फैक्टर में देखें तो यहां पर हो सकता है, या कॉज में ही देख लें तो हो सकता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, ये सारी कंडीशन, या फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, मान लीजिए कोई थ्रोम्बस है, अगर थ्रोम्बस एक जगह से, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पर थ्रोम्बस है, अगर ये थ्रोम्बस टूट करके आगे, अगर ये कोरोनरी ब्रांच में आ जाए, आगे क्या हो जाए, अगर ये आगे चल करके कोरोनरी ब्रांच में आ जाए, यहाँ से अगर ये टूट करके फ्लो होते हुए अगर ये कोरोनरी ब्रांच में आ जाए तो क्या होगा, इसे कहेंगे एम्बोलिज्म। ऐसे कहेंगे अगर कोई भी थ्रोम्बस का टुकड़ा होता है, अगर वो एक स्थान से, अपने स्थान से टूट करके किसी दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर ब्लॉकेज का कारण बनता है, क्यों, अगर ब्लॉकेज का कारण बनेगा तो क्या होगा, वहां ब्लॉक हो जाएगी, उस वेसल का कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा, तो आगे जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो नहीं होगा। अगर आगे ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो आगे की जो सेल्स है, जो टिश्यू होगी, वहां की डैमेज होगी। अगर लार्ज अमाउंट में डैमेज होगी तो वही इंफेक्शन। मान लीजिए यहाँ पर ग्रेट सिफिलिस वेन में हुआ है, या ग्रेट सिफिलिस आर्टरी में या वेन में, कहीं भी मान लो, यहाँ पर वेन ही मान लो, वेन में हुआ है तो क्या करेंगे, ये आगे वेन में हुआ है तो यहाँ पर आगे फिर से ये चल करके कहाँ जाएगी, आर्टरी में जाए, यहाँ पर इंफीरियर वेना का में जाएंगी, राइट एट्रियम में जाएंगी, फिर से वहां लंग्स में जाएंगी, लंग्स से फिर वापस आकर के अगर ये आयोटा यानी असेंडिंग आयोटा से हो करके फिर से अगर कोरोनरी आर्टरी में आकर के अक्लूड हो जाती है, तो ये सारी कंडीशन ये क्या कहलाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ एम्बोलिज्म। यहां पर देख सकते हैं स्मोकिंग, ये सारे कारण के कॉज के अंदर है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग जो है वो अपने लंग्स में जाएगी। स्मोकिंग किस में जाएगी, लंग्स में जाएगी। लंग्स से क्या होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा, वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज होगी, गैस का एक्सचेंजमेंट होगा और ब्लड के अंदर जाएगा स्मोक। और नॉर्मली बात करें जो अपना क्या कहते हैं स्मोकिंग होता है, उसमें पाया जाता है निकोटिन पाया जाता है, और ब्लड बहते हुए कोरोनरी के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कराएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो क्या होगा, फर्दर आगे ब्लड फिर से नहीं जा पाएगा, तो वहां इंफेक्शन बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो ये हो गए अपने कुछ कारण, कुछ रिस्क फैक्टर। अब अगर इसकी बात की जाए एथलीट्स, जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स में या खिलाड़ी कह सकते हैं, खिलाड़ी जो खिलाड़ी होते हैं उसमें हार्ट अटैक के चांस बहुत ज्यादा कम रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर देखा गया है जो उनका हार्ट रहता है अपने से नॉर्मली बड़ा रहता है। ये तो पता ही होगा कि जो एथलीट्स का जो हार्ट होता है, हार्ट नॉर्मली उनका बड़ा होता है। और उसमें से ही बात की जाए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज कह सकते हैं, जब वो खेलते हैं या जब ज्यादा, क्योंकि उनका जो वर्क है वो ज्यादा काम का है, कह सकते हैं जो काम करते हैं, जो खेलते हैं, तो उसमें जो हार्ट की मेटाबॉलिक डिमांड है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए इसमें क्या होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर सेल और टिश्यू के लिए डिमांड बढ़ जाती है तो हार्ट कार्डियक आउटपुट ज्यादा देता है। यहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट है वो ज्यादा होता है, या कह सकते हैं डायरेक्टली इसको कहते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसका काम बढ़ जाता है। जब इसका काम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये खुद ब खुद अपना साइज बढ़ा लेगी। और अगर बात करें जो इसका साइज होता है, जब साइज ज्यादा हो जाएगा तभी तो इसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा। जब इसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी ज्यादा होगा।
जब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जो कार्डियक आउटपुट है वो भी ज्यादा होगा। ईडी भी ज्यादा होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा और कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। जब ये लगातार कार्डियक आउटपुट ज्यादा देगी तो क्या होगा, इसका काम ज्यादा यानी वेंट्रिकल का काम ज्यादा करना पड़ रहा है। और नॉर्मली बात करें तो इनके अंदर जो कैपिलरी होती हैं या कह सकते हैं जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं, उनकी अलग अलग जो छोटी छोटी ब्रांचेज हैं उसमें ज्यादा एक्टिवेटेड हैं या उसमें ज्यादा ओपन है। अगर बात करें नॉर्मली तो अपने से ज्यादा, क्यों, अपना जो हार्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मायोकार्डियम का साइज है वो बड़ा है और पूरे मायोकार्डियम जो सेल है या टिश्यू है उसको पहुंचाने के लिए, कार्डियक मसल्स को पहुंचाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी टीनी वेसल्स और ओपन हो गई हैं। अपने अंदर क्या है, अपने अंदर नॉर्मली नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ये छोटी छोटी जो कैपिलरी होती हैं, जो कैपिलरी होती हैं पूरी ये ओपन नहीं होती हैं अपने अंदर। क्यों, क्योंकि हम इतना भारी काम नहीं करते हैं जिससे अपनी बॉडी की जो बेसल मेटाबॉलिक जो डिमांड है वो बढ़े। उतनी कभी कभार एक्सरसाइज कर लेते हैं लेकिन उस समय उतना फर्क नहीं पड़ता है। और ये नॉर्मली क्या करते हैं, हर समय मोस्टली अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल को अपना साइज बढ़ाना पड़ता है और कार्डियक आउटपुट ज्यादा देना पड़ता है। तो क्या होती है, यहाँ की सेल भी क्या करती है, ओवरग्रोथ कर जाती है या हाइपरट्रोफी हो जाती है या हाइपरप्लेजिया हो जाती है। हाइपरप्लेजिया, सेल की हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाती है। तो क्या होता है, इस हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लेजिया हो जाती है, इस कंडीशन क्या है, इसमें भी ब्लड की आवश्यकता है। जब ब्लड की आवश्यकता है तो क्या होगा, इसकी नॉर्मली जो कैपिलरी है, कैपिलरी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी। जो छोटी छोटी कैपिलरी है ये ज्यादा एक्टिवेट या ज्यादा खुल जाएंगी। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कभी हार्ट अटैक होने की संभावना भी होती है तो क्या करती है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के, किसी पर्टिकुलर एक सेल या एक छोटी सी एरिया के लिए क्या होता है, मान लीजिए नहीं आती, सप्लाई नहीं हो पाती है या कोई वेसल्स नहीं कर पाती है किसी अक्लूजन के कारण, किसी ब्लॉकेज के कारण, तो क्या करती है, जो दूसरी वाली या बहुत सारी जो कैपिलरी है वो मिलकर क्या कर देती है, इस टिश्यू या इस सेल के लिए क्या करती है, परफ्यूजन पूरी अच्छी तरीके से पहुंचा देती है। इसलिए देखा गया है कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक की या मायोकार्डियल इंफार्क्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा कम रहती है। ये हो गया अपना। नेक्स्ट बात करें तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। हमने कॉज पढ़ लिया और क्या करें, रिस्क फैक्टर्स पढ़ लिए और अब बात करते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या आएंगे, अगर इसमें सबसे पहले सीरियस की बात की जाए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर कौन से इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले, सबसे पहले इसमें मिलेगा हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। दूसरा होगा इसमें टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट बात करें इसमें होगा पेन। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन कैसे होगा। मान लीजिए ये अपना हार्ट है और इधर शेल है, इधर मान लीजिए एक टिश्यू बना दिए और क्या होगा, मोस्टली नॉर्मली होता क्या है, अगर किसी कारणवश अगर इस जो अपना हार्ट है, हार्ट में अक्लूजन हो गया किसी कारणवश, या मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी का यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इसके लिए जो हार्ट के लिए परफ्यूजन है, परफ्यूजन कब पहुंचेगी। जब हार्ट के लिए परफ्यूजन कब पहुंचेगी तो आप मुझे बताएं जो हार्ट का नॉर्मली काम है वो अफेक्ट होगा या नहीं होगा, श्योर होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से खाना नहीं दोगे तो क्या अच्छे से काम कर पाएगा। उसी तरह यहाँ पर हार्ट है, हार्ट के लिए अच्छे से परफ्यूजन नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहा है, तो क्या होगा, इसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो गया और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो गया और कार्डियक आउटपुट कम हो गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। अगर ये सारी चीजें कम हो गई तो आप बताओ जो हार्ट, जो आयोटा में नॉर्मली ब्लड निकलने वाला है उसकी अमाउंट क्या होगी,
वो भी कम होगी। जब यहाँ पर यानी सेल के लिए अगर 100% आना चाहिए ब्लड, क्या अब 100% आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर सेल के लिए 100% नहीं आ रहा है तो क्या करेगी ये सेल अपने ब्रेन के लिए क्या भेजेगी? मैसेज भेजेगी। अपने ब्रेन के लिए नॉर्मली क्या भेजेगी? मैसेज भेजेगी। मैसेज क्या भेजेगी कि हमारे पास पर्टिकुलर जितना मुझे चाहिए ब्लड, जितना हमें परफ्यूजन चाहिए उतना हार्ट दे नहीं पा रहा है। तो क्या करेगी यहाँ पर मैसेज इसे भेज दिया और फिर ब्रेन हार्ट के लिए मैसेज भेजेगा, भाई आप क्या कर रहे हो, आप काम करो। तो क्या करेगा कि नॉर्मली अपना काम कुछ देर के लिए कंपनसेशन करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा? हार्ट रेट बढ़ा देगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा। यानी तीनों कुछ देर के लिए, यानी इनिशियल स्टेट में, यहां पर लिख सकते हैं इनिशियल स्टेज में, इनिशियल समय के दौरान क्या करेगा? हार्ट अपना जो क्या कहते हैं काम है बढ़ा देगा, यानी हाइपरटेंशन हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हाइपोटेंशन। आखिर ये कब तक काम करेगा? क्योंकि इसके पास, हार्ट के पास भी क्या है? ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? थ्रोम्बस बना हुआ है, या आप कह सकते हैं कंप्लीटली ब्लॉकेज है, यानी कोरोनरी आर्टरी कोई भी एरिया इसका ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज है तो आखिर ये कब तक काम करेगा? ये लास्ट कुछ टाइम तक काम करेगा, उसके बाद हाइपोटेंशन ये कह देगा बस अब इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा, फिर से इसका काम कम हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या था? काम कम था, तो क्या बाद में कंपनसेशन कारण हार्ट रेट बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया और कार्डियक। जब ये सारी चीज बढ़ गई तो क्या हुआ? ये हो गया, यानी हाइपरटेंशन हो गया। अब हाइपोटेंशन अब इसलिए होगा क्योंकि इसके लिए भी, यानी कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट के लिए भी परफ्यूजन या ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए भी ये हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन शो कर रहा है। दूसरा करते हैं टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। यहाँ पर साधारण सी बात है, यहाँ पर देखा हार्ट रेट का बढ़ जाना। स्टार्टिंग में क्या था? जब कंपनसेशन के कारण, यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू कंपनसेशन के कारण जब कंपनसेट करती है बॉडी तो उस समय टेकिकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। ब्रेडिकार्डिया होती है लास्ट में, अभी आपने देखा है, अभी यहाँ पर हमने शो किया था कि वहां पर ब्रेडिकार्डिया होता है, लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेन। अगर किसी भी टिश्यू या सेल के लिए अगर ब्लड का परफ्यूजन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन, अगर ये सारी चीजें कम रहेगी तो क्या होगा? वहां पर श्योर है कि वहां पर पेन कॉज करेगा। क्योंकि कैसे कॉज करेगा? यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। पेन कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पर आगे हार्ट है। अगर इसके लिए परफ्यूजन नहीं मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा इस्चीमिया। इस्चीमिया के बाद क्या होगा? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होगा? इन्फेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर अपना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो क्या एटीपी का निर्माण कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां पर ना तो ऑक्सीजन है ना तो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरी बात करते हैं, वहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या होता है? एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसका जो पर्टिकुलर जो रिजल्ट होता है लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड होता है वो पेन कॉज करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? पेन लिखा। पेन इन द चेस्ट, पेन इन द चेस्ट, पेन इन द चेस्ट। हमने देखा पेन चेस्ट में हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका नेचर कैसा है, पेन कैसा होता है। पेन भी कई प्रकार के होते हैं। पेन कैसा होगा? इक्विजिंग, ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, ऐसा निचोड़ने की तरह, ऐसा क्या कहते हैं, फील पेन का होगा। दूसरा होता है ये नेचर कैसा है? इक्विजिंग पेन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसका रेडिएट पेन होगा। रेडिएट पेन, पेन की जो क्या कहते हैं नेचर होगा कैसा? रेडिएट पेन होगा। ये कहां से कहा जाएगा? सबसे पहले हार्ट से निकलेगा, हार्ट में पेन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ये जाएगा नेक तक जाएगा, नेक के बाद जाएगा अपना लोअर जॉ तक जाएगा। लोअर जॉ तक जाने के बाद क्या जाएगा? शोल्डर जाएगा, शोल्डर में जाएगा। शोल्डर में जाने के बाद ये कहां जाएगा? ये लेफ्ट हैंड में जाएगा। कहां जाएगा? लेफ्ट हैंड में जाएगा।
क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर देखा गया है जो गैंग्लियन है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी हार्ट से अपने लेफ्ट हैंड तक के लिए जो गैंग्लियन है, गैंग्लियन आर सेम ड्यू टू सेम गैंग्लियन, सेम गैंग्लियन, या ग्लियल से कैसे गैंग्लियन और ग्लियल से क्या कहते हैं, इसके सेम होने के कारण जो अपना रेडियल पेन है ये इस तरह से होगा। अगर इसको मैनेजमेंट की बात करें या इसी को जहां पर पेन की जैसे बात की, तो यहां पर अगर इसको मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे होगा? पेन मैनेजमेंट, सबसे पहले यहां पर पेन मैनेजमेंट, पेन है इसको मैनेजमेंट करना क्या होगा? अगर जो पेन है इसको मैनेजमेंट के लिए मोस्टली क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले अगर इसको बात करें, इट डज नॉट relieved by antising and rest। कह सकते हैं जो पेन है, जो यानी एमआई का पेन है, ये एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन से ये पेन सही नहीं होगा, क्योंकि जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये वैसोडाइलेटर है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो कोरोनरी आर्टरी है ये अक्लूड हो गई है, या थ्रोम्बस से भर गई है, या कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई है। तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई है तो वहां वेसल्स डायलेट करने से ये क्या कहते हैं, ये पेन रिजॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात है रस्ट से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्लॉक है, इसलिए कितना भी रेस्ट कर लो इस कंडीशन में ठीक नहीं होने वाला है। ठीक होगा तो इसके लिए ओपियोइड एनाल्जेसिस देना पड़ेगा। क्या? ओपियोइड एनाल्जेसिस। ओपियोइड एनाल्जेसिस के अंदर आती है मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट का यूज करके ओपियोइड एनाल्जेसिस है, ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिस है। अगर कोई भी दवा कहीं भी अगर दर्द के निवारण के लिए अगर कोई भी दवा काम नहीं आती है, जैसे डाइक्लोफेन और पैरासीटामोल अगर बहुत सारी है, और आइबुप्रोफेन, अगर ये सारी काम नहीं आती हैं तो लास्ट की एक ही दवा है जिसका नाम है मॉर्फिन सल्फेट। ये कितना भी ज्यादा दर्द हो ये इसको मेंटेन करेगी। दूसरी बात यहाँ पर करते हैं जो बॉयड एनाल्जेसिस है, जो मॉर्फिन सल्फेट का है, इसका नेक्स्ट फर्दर दो काम अगर देखें तो ये हार्ट के लिए, हार्ट का जो काम है या हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड है, हार्ट के काम, हार्ट इट डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड टू द हार्ट। अगर बात करें तो जो अपना मॉर्फिन सल्फेट होता है ये हार्ट के काम को कम करवाता है। दूसरा बात इसका क्या करता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है इसको भी कम करवाता है। दूसरी बात करें जो मॉर्फिन सल्फेट है ये पेन किलर, ये पेन रिलीवर, पेन को रिलीव करने वाली मेडिसिन है। तो हमने देखा ओपियोइड एनाल्जेसिस से ट्रीट होगा। दूसरी बात करें तो दूसरा होगा यहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन, थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन में क्या होगा, एक आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, नेक्स्ट आता है यूरोकाइनेस। ये दोनों मेडिसिन है। अगर पेन को रिलीव कराना है तो इसका भी यूज करना पड़ेगा, बट इट इज नॉट गिवन विदाउट ईसीजी। बिना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के हम थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन का यूज नहीं करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस का। नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेटरी की बात करते हैं। ये तो हो गया अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक का, और यहाँ पर हमने पेन का मैनेजमेंट भी बता दिया। दूसरी बात करते हैं रेस्पिरेटरी की। रेस्पिरेटरी की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा टेकिपनिया, नेक्स्ट होगा डिस्निया। डिस्निया क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और नेक्स्ट क्या होगा टेकिपनिया। अभी इसको फर्दर इसका रीजन बताएं क्या होगा टेकिपनिया। हमने अभी देखा कि क्या हो रहा था स्टार्टिंग में हो रहा था
हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा उस समय सभी ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने के लिए ज्यादा सांस लेनी पड़ रही है, यानी जो रेस्पिरेशन की रेट है उससे ज्यादा करना पड़ रहा है। जब वो ज्यादा होगा तो हम क्या कहेंगे, टेकिपनिया। एक होता है ब्रेडिपनिया, लेकिन यहाँ पर ब्रेडिपनिया नहीं होगा, टेकिपनिया। नेक्स्ट बात करते हैं मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट। क्या होता है, जो पेशेंट है वो तेज या गहरी सांस या ज्यादा सांस लेने क्या करेगा, ज्यादा सांस लेने के लिए प्रयास करेगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट। पहला क्या होगा, पहला सबसे होगा नेजल फ्लेयरिंग। इसमें क्या होता है, मान लीजिए पेशेंट ज्यादा सांस ले रहा है तो क्या जो ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल को डायलेट होगी। यहाँ पर ये जो नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल का डायलेशन होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक एयर है ज्यादा से ज्यादा इनहेल किया जा सके, इसलिए नॉस्ट्रिल को यहाँ पर डायलेट करती है। नेक्स्ट बात करें दूसरी, इसके अंदर ये तीन है, 1 2 3। तो यहाँ पर पहला नेजल फ्लेयरिंग है, दूसरा है लिप या पर्च्ड लिप। क्या होगा, यहाँ पर लिप का भी इस्तेमाल करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ असेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। क्या मतलब है कि नॉर्मली काम में आती है, यानी रेस्पिरेशन के दौरान जो नॉर्मली काम आती है, क्या कहते हैं, अपनी रेस्पिरेशन के दौरान जो नॉर्मली मसल्स होती हैं काम में आती हैं, उसके अलावा भी ज्यादा डायफ्राम ज्यादा फूलेगा, डायफ्राम ज्यादा नीचे आएगा, ज्यादा ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, जो आउट ऑफ अपनी क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स है उससे भी ज्यादा काम में दूसरी मसल्स आएंगी, या दूसरी मसल्स को भी काम में लेना पड़ेगा। ये होती है अपनी मार्क्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर आता है अपना क्रेकल साउंड। क्रेकल साउंड क्या आ जाएगा, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो अपना पर्टिकुलर लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है अपना पर्टिकुलर लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। अगर फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो क्या होगा, जो क्या कहते हैं हार्ट की साउंड है या नेचर है उसका कैसा होगा, क्रेकल साउंड आएगी। क्रेकल साउंड आएगी आवाज लंग्स के अंदर। और डिमिनिश साउंड कब आती है, यहीं पर हम सीख लेते हैं डिमिनिश्ड साउंड कब आती है। डिमिनिश्ड साउंड की कुछ कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए जो अपने ये अपना लंग्स है, ये लंग्स है, एक लंग्स है, इसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पर ये होती है पैराइटल प्लूरा, यहाँ पर होती है बिस्लर प्लूरा, यहाँ पर होता है प्लूरल स्पेस। इसमें क्या होता है, नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि 5 से 15 ml होता है। अगर यहाँ पर इस स्पेस में यानी प्लूरल स्पेस में अगर क्या भर जाए, ब्लड भर जाए, जिसे कहते हैं हीमोथोरैक्स। अगर यहाँ पर क्या भर जाए, अगर पानी का यहाँ पर अगर ब्लड भर जाए तो क्या होगा, हीमोथोरैक्स। और उसमें क्या होगा, जो अपना लंग्स है, लंग्स को दबाएगा, उस समय क्या होगा, आवाज जो है लंग्स की आवाज है वो धीरे आएगी, इसलिए क्या डिमिनिश आएगी। दूसरा वो होता है पायोथोरैक्स होता है, इसे कहते हैं एम्फाइमा। एक दूसरा होता है एम्फाइसीमा, अभी उसकी हम डिस्कस करेंगे। इसी के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर पस जमा हो जाए, यहाँ पर अगर पस भर जाए तो क्या कहेंगे, उसे पायोथोरैक्स कहते हैं या एम्फाइमा कहते हैं। या इसी के अंदर, या जो अभी प्लूरल स्पेस बताया, इसी के अंदर अगर क्या भर जाए, अगर इसी के अंदर जो प्लूरा है, प्लूरल फ्लूइड है, अगर इसी के अंदर ज्यादा भर जाए क्या होगा, प्लूरल इफ्यूजन।
अगर प्लूरल स्पेस के अंदर अगर ज्यादा उसी का फ्लूइड या 5 से 15 ml से ज्यादा अगर स्पेस ज्यादा उस स्पेस के अंदर ज्यादा फ्लूइड अगर कलेक्ट हो जाए क्या कहेंगे, प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे। ये सारी कंडीशन हो गई। अगर इस कंडीशन या यहाँ पर हो सकता है एक न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट एक और है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या होगा, अगर यहीं पर जो प्लूरल स्पेस था प्लूरल स्पेस के अंदर अगर एयर का अक्यूमुलेशन हो जाए, एयर अक्यूमुलेशन इन द, यहाँ पर लिखा एयर अक्यूमुलेशन, अगर एयर का अक्यूमुलेशन अगर प्लूरल स्पेस के अंदर क्या हो जाता है, क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स। ये सारी अभी क्रैकल साउंड क्या देखा, क्रैकल साउंड के अंदर हो रहा था अपना जो लंग्स है, लंग्स के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन या किसी का फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर हमने देखा था क्रैकल साउंड आ रहे थे। अगर कोई पूछे डिमिनिश साउंड कब आएंगे, तो यहाँ पर हमने डिमिनिश साउंड के बारे में लिख दिया है। हीमोथोरैक्स अगर प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल स्पेस के अंदर हमने देखा कि ब्लड अगर कलेक्शन हो, हीमोथोरैक्स है। और पायोथोरैक्स या इम्फाइमा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो पस है, पस का कलेक्शन हो जाता है। अब प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पर हमने देखा कि नॉर्मली जो प्लूरल स्पेस में है प्लूरल फ्लूइड उसका कंटेंट ज्यादा हो जाए, या न्यूमोथोरैक्स अगर एयर का ड्यूरेशन वहां पर ज्यादा हो जाए, तो ये क्या कैसी आएंगे साउंड, डिमिनी साउंड है। एक होता है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रॉइंग या कंप्लीट डिस्ट्रॉइंग ऑफ लंग्स। जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है उनका कंप्लीट तरीके से डैमेज हो जाना इम्फाइसीमा कहलाता है। तो हमने यहाँ पर देखा क्रैकल साउंड आते हैं। और अगर इसके अंदर देखा जाए तो नेक्स्ट आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या सिस्टम क्या क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीज देगा। और दूसरी बात करें मस्कुलोस्केलेटल की, फटीग आएगा, फटीग आएगा देखने को मिलेगा। अगर नेक्स्ट बात करें इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा और ब्रेन के लिए अच्छे से परफ्यूजन नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो वहां पर जो सारी मेंटल की चेंजेस यानी क्या कहते हैं जो अपनी ब्रेन की कैपेसिटी है काम करने की वो कम हो जाएगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। ये सारी चीज देखने को अपने को मिलेगी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, क्या तरीका है डायग्नोस मायोकार्डियल इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है उसको तुरंत डायग्नोस नहीं करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, उसको कुछ ऑक्सीजन देंगे और दर्द निवारक गोलियां जैसे मॉर्फिन सल्फेट देंगे, ये सारी चीज देंगे। और उसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात की जाए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या मिलेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जब हम इंस्पेक्ट करेंगे, जब हम पाल्पेट करेंगे, जब हम अस्कल्टेट करेंगे, ये सारी चीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बहुत सारी चीजें जैसे हम देखेंगे साइनोसिस, क्योंकि जो अपना पर्टिकुलर सेल और टिश्यू वहां के लिए परफ्यूजन नहीं मिल रहा था, जब परफ्यूजन नहीं मिलेगा तो वहां पर साइनोसिस देखने को मिलेगी। दूसरा यहां पर देखने को मिलेगा टेकीपिया या टेकीकार्डिया, ये सारी चीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमें देख लेगा क्रैकल साउंड जब हम अस्कल्टेट करेंगे तो क्या सुनने को मिलेगा, क्रैकल साउंड मिलेगा। ये सारी चीज हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर करेंगे ईसीजी के अंदर हमने देखा कि जो हमारा ईसीजी है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा था, ये जो एसटी सेगमेंट है ये एलिवेटेड मिल रहा था, हमने देखा यहाँ पर। और एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड भी मिलेगा, यहाँ पर दोनों कंडीशन है। तो ईसीजी हमें कराना है। नेक्स्ट कराना है एंजियोग्राफी किसकी कराना है, कोरोनरी की। यहां पर सीधा लिख सकते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी it is a procedure in which the coronary artery is visualized by the camera loaded catheter। ये क्या होता है, कैमरा लोडेड कैथेटर से हम क्या करते हैं कोरोनरी आर्टरी को
देखते हैं कि कितना ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, उसके अनुसार क्या करेंगे, फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर करेंगे इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं यूएसजी। क्यों? क्योंकि हो सकता है हार्ट का साइज बड़ा हो, हार्ट का साइज देखने के लिए यूएसजी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखेंगे, सीरम कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर अगर 200 से ऊपर मिलेगा तो क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट लिपिड प्रोफाइल हो गया, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, यहाँ पर देख लिए, इलेक्ट्रोलाइट कर लिए। नेक्स्ट यहाँ पर कर सकते हैं ब्लड शुगर लेवल, और यहाँ पर कर सकते हैं LFT, RFT, यहाँ पर ये सारी जांच कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कर सकते हैं CBC। CBC के अंदर ESR, इरेथ्रोसाइट सेगमेंटल रेट ज्यादा मिलेगा, या ल्यूकोसाइटोसिस। क्यों मिलेगा? जो ल्यूकोसाइटोसिस या CBC के अंदर ESR, CBC के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस और ESR इरेथ्रोसाइट सेगमेंटल रेट बड़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था वहां पर जो पर्टिकुलर मायोकार्डियम की सेल थी, वहां पर क्या हो रही थी, डैमेज हो रही थी। जब मायोकार्डियम की सेल डैमेज होगी, मान लीजिए कोई भी खून का कतरा वहां पर गया, तो क्या करेगा, जो पर्टिकुलर डेड सेल है उसको हमारे सेल या हमारे ब्लड सेल द्वारा क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा कि ये फॉरेन बॉडी है। जब फॉरेन बॉडी है तो आगे क्या होगा, आगे इन्फ्लेमेशन होगा। आगे इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट के काउंट ज्यादा होंगे, इसीलिए हमने क्या लिखा है, ल्यूकोसाइटोसिस। जब भी ल्यूकोसाइट की मात्रा एक ज्यादा लेवल में बढ़ जाती है तो वहां पर ESR भी ज्यादा देखने को मिलता है। ये सारी कंडीशन हो गई इसके अंदर। सीधा चलते हैं इसके मैनेजमेंट पर। लास्ट अपना एक और टॉपिक है, इसके अंदर एक और पॉइंट है। डायग्नोस्टिक तो कर लिए, अब एक और है, डायग्नोसिस करने के बाद मैनेजमेंट तो बनता ही है। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मैनेजमेंट। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर आता है, हार्ट अटैक वाला आता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आते ही उसे पोजीशन देनी चाहिए। और कौन सी पोजीशन है, सबसे पहले फॉलर पोजीशन, फॉलर पोजीशन देनी चाहिए। दूसरा O2 एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन सप्लाई करनी चाहिए। तीसरा लूजन द क्लॉथ, उसके जो क्लॉथ है उसको लूज कर देना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद देते हैं मॉर्फिन सल्फेट। यहाँ पर आते ही क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉर्फिन सल्फेट देना पड़ेगा, क्योंकि पेन इतना ज्यादा होता है, उसको रिलीव करने के लिए मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट यहाँ पर हमें और देना पड़ेगा क्या, ECG अगर हो गई है तो क्या देना पड़ेगा, थ्रोम्बोलाइटिक में क्या देने पड़ेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस यूरोकाइनेस देना पड़ेगा। और आगे इसकी बात करें, अब जब इसको दे देंगे और इसको देने के बाद फिर से लैब में भेजेंगे। लैब में क्या कराना पड़ेगा, लैब में जैसे ही आया पेशेंट, हमने इसको इतना कर दिया, उसके बाद सीधा लैब में पेशेंट को भेजेंगे, पैथोलॉजी में भेजेंगे। वहां पर क्या कराने के लिए, वहां पर पेशेंट जब जाएगा तो कराएगा एंजियोग्राफी जब कराएगा, एंजियोग्राफी कराने के बाद वहां पर देखा गया कितना इसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन है और किस किस स्थान पे है। कहने का मतलब मेन ब्रांच में है या उसके आगे छोटी छोटी ब्रांचों में है, क्योंकि पता है जितना ज्यादा होगा, जितना मेन यानी जितने पहले वाली कह सकते हैं, अगर मेन में होगा तो ज्यादा आगे फर्दर ज्यादा इंफेक्शन होगा। अगर छोटी वाली होगी तो किसी एक किनारे में थोड़ा सा इंफेक्शन होगा। अगर ये सारी अगर डिपेंड करता है कितना ज्यादा होगा, ज्यादा पूरा ब्लॉक कर दिया तो ज्यादा संभावना है इंफेक्शन होने की, कम अगर ब्लॉक किया है तो कम है संभावना। अगर यहाँ पर एंजियोग्राफी की गई, एंजियोग्राफी होने के बाद वहां पर देखा गया कि जो
थ्रोम्बस है, जो ब्लॉकेज है बहुत ज्यादा हुआ है, तो बहुत ज्यादा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर अगर ये दवाई तो दे ही दिए, यहाँ पर एक और दे सकते हैं एस्प्रिन, एस्प्रिन और हिपेरिन। ये क्यों देंगे, ये प्लेटलेट्स का एडिशन ना हो, और एंटीकोगुलेंट ये 4 घंटे के अंदर ही देते हैं, ये एंटीकोगुलेंट होती है, ये क्लॉटिंग को तोड़ती नहीं है लेकिन क्लॉटिंग होने से बचाती है। ये जो मेडिसिन है, ये जो थ्रोम्बोलाइटिक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकाइनेस, ये तो घोलने काम करती है। थ्रोम्बोलाइटिक है क्योंकि थ्रोम्बस को घोलने काम करेंगे, जो एस्प्रिन और हिपेरिन है ये थ्रोम्बस या कह सकते हैं क्लॉट को घोलेंगे नहीं, बस बल्कि क्लॉट बनने से रोकती हैं, ये कहते हैं एस्प्रिन। एस्प्रिन ये एंटी प्लेटलेट्स भी है, एंटी प्लेटलेट, एंटी प्लेटलेट्स भी है। जो हिपेरिन होती है एंटीकोगुलेंट होती है। अगर इसको विदिन 4 यानी जब से क्लॉट बनना स्टार्ट हुआ, अगर 4 घंटे के अंदर इसको दे देंगे तब तो ये असरकारक है। अगर 4 घंटे बाद हिपेरिन देते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर ये ब्लीडिंग कॉज करेगी, इसका ये हिपेरिन के लिए ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब वो डायग्नोज करा लिया, एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोग्राफी होने के बाद फिर क्या होता है, फिर आगे फर्दर जो इन्वेजिव प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेजिव प्रोसीजर होता है पीटीसीए। पीटीसीए क्या होता है, परक्यूटेनियस ट्रांस लुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ट्रांसलुमिनल परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है, एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है प्लास्टिक रिपेयर करना, यानी किसी भी, या यहाँ पर कोरोनरी है, कोरोनरी आर्टरी को रिपेयर करना। रिपेयर कैसे करेंगे, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पर अक्लूजन है, क्या है, अक्लूजन है, या कह सकते हैं यहाँ पर थ्रोम्बस का जमा हुआ है, या यहाँ पर थीरोस्क्लेरोसिस हुआ है, डिपोजिशन ऑफ फैट हुआ है और ज्यादा अमाउंट में हुआ है, तो क्या करते हैं इसके अंदर एक बैलून लोडेड कैथेटर, ऐसा कैथेटर जिसके अंदर बैलून फिट होता है, और यहाँ पर इस कैथेटर को डाला जाता है, और डालते ही इसके अंदर क्या करेंगे, इस यहाँ पर बैलून है, ऑलरेडी यहाँ पर बैलून है, इसको क्या करेंगे, इसको इन्फ्लेट कर देंगे, इसको फुला देंगे। जब इसको यहाँ पर ऐसे फुला देंगे तो क्या होगा, इसको कैथेटर को फुला देंगे तो जो ये ऑब्स्ट्रक्शन है ये सबसाइड हो जाएगा। जो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर सबसाइड हो जाएगा। जब ऐसे कुछ देर तक करते रहेंगे, इन्फ्लेट डिफ्लेट करेंगे, तो क्या होगा, ये साइज जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया था ये डायलेट हो जाएगा। जब डायलेट हो जाएगा तो फर्दर आगे के लिए जो रुकावट थी आगे के लिए अच्छे से खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा ब्लड जाने के लिए। जब ब्लड आगे जाएगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर मायोकार्डियम सेल तक क्या पहुंच जाएगी, परफ्यूजन अच्छा पहुंचेगा। जब परफ्यूजन अच्छा पहुंचेगा तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन या फर्दर जो होने की संभावना आगे डैमेज की है वो कम हो जाएगी। ये होता है परक्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये क्या होता है, मोस्टली रेडियल आर्टरी, हाथ की रेडियल आर्टरी या फीमर आर्टरी, या जो लेग की फीमोरल आर्टरी है उसके अंदर से इस कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, और ये सीधा जो अपनी फीमोरल आर्टरी होती है उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी के बाद ये आती है अपनी असेंडिंग आयोटा के अंदर, सॉरी डिसेंडिंग आयोटा के अंदर। सबसे पहले एब्डोमिनल आयोटा, फिर उसके बाद आती है थोरेसिस आयोटा, उसके बाद आर्च ऑफ आयोटा, उसके बाद आती है इधर असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा से यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी निकली होती है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर पर्टिकुलर ये कैथेटर आता है, इन्फ्लेट डिफ्लेट होकर के इसे फुला दिया जाता है, और कोरोनरी जो क्या आर्टरी है उसका डायमीटर बढ़ा दिया जाता है, जिससे आगे ब्लड अच्छे से पहुंचने लगता है। तो ये एक अपना प्रोसीजर हो गया। दूसरा होता है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी अथीरोक्टोमी। क्या मतलब होता है, जो उसके अंदर अथीरोमा बना हुआ है या जो उसके अंदर ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को काट करके निकालना। इसमें क्या होता है, ये इस प्रोसीजर के दौरान उसमें एक सीजर लगा होता है। उस प्रोसीजर के दौरान
या उस जो क्या कहते हैं कैथेटर है, कैथेटर में सीजर लगा हुआ होता है, अब पर्टिकुलर ब्लॉक को काट करके बाहर निकाल देता है, ये क्या होता है कोरोनरी अथेरोटोमी होता है। नेक्स्ट होता है कोरोनरी आर्टरी स्टंट। स्टंट का मतलब होता है छल्ला। इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक छल्ला डाल दिया जाता है। मान लीजिए वहां पर ब्लॉकेज था, ब्लॉकेज, अब यहाँ पर एक छल्ला डाल दिया गया तो क्या हुआ उस पर्टिकुलर आर्टरी को डायलेट करके रखता है। ये छल्ला क्या करता है डायलेट करके रखता है। जब डायलेट करके छल्ला आर्टरी को डायलेट रखेगा तो क्या होगा अच्छे से ब्लड जा पाएगा। ये भी होता है। एक होता है CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या होता है ग्राफ्टिंग? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का मतलब ये होता है कोरोनरी आर्टरी में अगर कहीं भी अक्लूडेड हो गया है, यहां पर इसको मिटा दें, मान लीजिए कोरोनरी की ब्रांच है कोई और यहां पर ब्लॉकेज है, कंप्लीट यहां पर ब्लॉकेज है और इसको निकाला जाना नॉर्मली इस प्रोसीजर के दौरान अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करते हैं यहां से एक बाईपास रूट क्रिएट कर देते हैं। यहां से एक बाईपास रूट क्रिएट कर देते हैं जो कि इसको छोड़ करके यहां से एक अलग से अपनी बॉडी की अलग से आर्टरी को निकालते हैं और यहां से जोड़ देते हैं। यानी जहां पर ब्लॉकेज हुआ उसके पहले से एक क्या कहते हैं बनाते हैं, रास्ता क्रिएट करते हैं और यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं। तो होता क्या है नॉर्मली ब्लड यहाँ से नहीं जा करके यहाँ से आगे के लिए फ्लो होता है और पर्टिकुलर मायोकार्डियम सेल तक अच्छे से परफ्यूजन पहुंच जाता है। और ये आर्टरी कहाँ से लेते हैं मोस्टली ग्रेट सिफेनस आर्टरी से लेते हैं। नेक्स्ट बात करें ममरी आर्टरी, ब्रीस्ट में पाई जाने वाली ममरी आर्टरी से या इंटरनल कह सकते हैं, यहाँ पर इंटरनल मेमोरी आर्टरी से मोस्टली इसका जो आर्टरी निकाली जाती है या ग्राफ्ट निकाला जाता है और यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, यहाँ से किया जाता है। तो ये अपने मेडिकल और सर्जिकल की बात हो गई। एक टॉपिक छोटा सा और है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया और वो कह रहा है कि चेस्ट पेन है, तो वहां पर हम कैसे पहचानेंगे कि चेस्ट पेन है या कैसा पेन है? तो वहां पर हम नॉर्मली क्या करेंगे सस्पेक्टेड एमआई, यहां पर लिख सकते हैं इफ पेशेंट इज सस्पेक्टेड एमआई, इफ पेशेंट इज सस्पेक्टेड एमआई। अगर पेशेंट सस्पेक्टेड है, अब एमआई का हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो क्या करेंगे आते ही पेशेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, जब पेशेंट आता ही उसके आते ही फॉलो पोजीशन दे दो। फॉलो पोजीशन देने के बाद उसके बाद क्या करना है, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर दो और उसको बोलो कि अपनी जो ब्रीथिंग है वो जल्दी ले, या कह सकते हैं उसको ब्रीथिंग रेट को बढ़ाना है। दूसरी बात कह सकते हैं यहाँ पर कफिंग इन बिटवीन द रिस्पायरेशन जब हम करते हैं तो बीच बीच में क्या करना है, कफिंग करना है। नेक्स्ट बात करनी है कि उसके क्लॉथ को लूज कर देना है, क्लॉथ को उसके लूज कर देना है। नेक्स्ट बात करें कि ये तो हमें करने के बाद हमें दवाई में क्या करना है। अगर मेडिसिन में अगर हमें देना हो नॉर्मली तो क्या देना है, आते ही पेशेंट को अगर नहीं पता है सस्पेक्टेड है एमआई हो सकता है या नहीं हो सकता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसे देना है पेंटाप्राजोल। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो पेन गैस्ट्रिक का हो, पेट का हो। अगर गैस्ट्रिक का पेन होगा GERD, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, अगर ऐसा डिसऑर्डर होता है तो हमें पता है कि ये जो हार्ट होता है अपना किसके नजदीक होता है, नॉर्मली ये इसोफेगस के नजदीक होता है। अगर वहां पर एसिड जाएगा तो वो अफेक्ट किसको करेगा, वो अफेक्ट
इसको भी करेगा, यानी हार्ट को करेगा। अगर हम यहाँ पर पेंटोप्राजोल दे देते हैं, पेंटॉप बी दे देते हैं, वहां पर क्या करेगा, ये अपने एसिड को HCl को ये न्यूट्रलाइज करेगा। नॉर्मली अपना 1 से 3 होता है, 1 से 3 pH होता है, किसका होता है, ये HCl का होता है। HCl को ये न्यूट्रलाइज करेगा। जब न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक पेन आराम हो जाएगा। गैस्ट्रिक पेन आराम हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मली जो हार्ट पेन है या कह सकते हैं जो चेस्ट पेन है ये कम हो जाएगा। पहला होता है। दूसरा होता है डेक्लोफेनिक। डेक्लोफेनिक देते हैं। ये क्या होती है, डेक्लोफेनिक क्या होती है, ये एनाल्जेसिस होती है। मोस्टली अगर मसल्स का पेन है वो भी सही हो जाएगा। ये दोनों दे दिए। अगर इसको हम दे सकते हैं एस्पिरिन दे सकते हैं, और एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, अगर थोड़ा सा कहीं पर है इसको नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। अगर एस्पिरिन देते हैं, एस्पिरिन जो मेडिसिन होती है इसे कहते हैं एंटीप्लेटलेट्स। जो ये मेडिसिन होती है इसे क्या करती है, ये नॉर्मली पेन को मैनेजमेंट करती है या खून पतला करती है। अगर इसको तुरंत आराम, मान लीजिए किसी दौरान अगर इसको देना है तो क्या देंगे, इसकी जो गोली होती है नॉर्मली इसको पीस लेते हैं, पीस करके देंगे। क्यों, इसका कारण यह है क्योंकि इसके ऊपर एस्पिरिन गोली के ऊपर एक स्पेशल प्रकार की कोटिंग आती है जिसको अपने पेट में डिजॉल्व होने के लिए काफी टाइम लेती है। अगर काफी टाइम लेगी तो पेशेंट को फर्दर ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर पीस के दे देंगे तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आशा करता हूँ ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करें, और उसके बाद अगर ये समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स टू ऑल।